कल्पना कीजिए शतरंज के एक ऐसे खेल की जहां एक खिलाड़ी के कई बड़े मोहरे पिट चुके हैं। हाँ बिल्कुल। उसके वजीर पर लगातार हमला हो रहा है। हाँ और उसके कई सबसे मजबूत मोहरे बोर्ड से बाहर फेंके जा चुके हैं। हाँ, अगर कोई बाहर से देखे तो लगेगा कि खेल खत्म होने वाला है। सही कहा। अगर आप सिर्फ मारे गए मोहरों की गिनती करें तो लगेगा कि ये खिलाड़ी तो हारने वाला है। लेकिन जब आप पूरे बोर्ड को देखते हैं तो असलियत कुछ और ही नजर आती है। ओ, मतलब वो हार नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। वही खिलाड़ी जिसके मोहरे पिटे हैं वो पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। सामने वाला खिलाड़ी जिसके पास अभी भी अपने सभी बड़े और ताकतवर मोहरे मौजूद हैं, वो हर चाल चलने से पहले पसीने छोड़ रहा है। क्या बात है। ये शतरंज वाली एनालॉजी मौजूदा हालात पर एकदम सटीक बैठती है ना? आज के मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की भू राजनीतिक बिसात पर बिल्कुल यही खेल चल रहा है। बाहर से देखने पर जो हारता हुआ दिख रहा है, असल में वही खेल के नियम तय कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारी इस नई विस्तृत चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? आज का हमारा स्रोत है 28 मार्च 2026 के दैनिक भास्कर में छपा एक बेहद दिलचस्प ओपिनियन पीस। समझ गई। इस लेख का मुख्य फोकस इस बात पर है कि भारी नुकसान झेलने के बावजूद मतलब ईरान आज अमेरिका और इजराइल की तुलना में ज्यादा मजबूत स्थिति में कैसे नजर आ रहा है। और शायद ये भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास विकल्प इतनी तेजी से कम क्यों होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इससे पहले कि हम इस जटिल कूटनीति की परतों को खोलना शुरू करें, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात साफ कर देना सही रहेगा। हाँ, मैं बता देती हूँ। देखिए, चूंकि ये विषय जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, हमारा मकसद यहाँ किसी भी देश, पक्ष या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। सही बात है। हम यहाँ सिर्फ एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं कि हमारे स्रोत में क्या तथ्य और तर्क दिए गए हैं, बस वही। स्पष्टता हमेशा अच्छी होती है। ठीक है, चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? अगर हम लेख के विवरण पर गौर करें तो अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव इस वक्त मतलब एक बहुत ही अजीब और खतरनाक मोड़ पर है। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को ही देख लीजिए। बिल्कुल। कभी वो ईरान के ऊर्जा ढांचे यानी उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे हमले की धमकी देते हैं। फिर अचानक उनका रुख बदलता है और वो संभावित बातचीत के संकेत देने लगते हैं और उसी सांस में वो अपनी सेना की तैनाती बढ़ाने की बात भी कह देते हैं। देखिए, ये जो अस्थिरता है ना, ये रणनीति से ज्यादा एक तरह की हताशा को दिखाती है। ट्रंप प्रशासन को मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ईरान पर लगाम कैसे कसी जाए। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। कैसे? एक तरफ ईरान है, हाँ। जिसने हाल के समय में बहुत भारी नुकसान झेला है। उनके कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हाँ, और उनके कई बड़े नेता भी तो मारे गए हैं। सही कहा। अगर किसी भी सामान्य देश की लीडरशिप और सैन्य ढांचे पर इतनी चोट की जाए तो वो बिखर जाता है। बिल्कुल बिखर जाता है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी इमारत की छत गिर गई हो और दीवारें दरक रही हों, फिर भी हम कह रहे हैं कि ईरान मजबूत है। ये विरोधाभास तो है। तो ये कैसे संभव है? मतलब उस इमारत की नींव में ऐसा क्या है जो उसे ढहने नहीं दे रहा? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो यह है कि ईरान की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस में है? उनकी ताकत उस पकड़ में है जो रडार पर आसानी से नजर नहीं आती। लेख इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। मैं सुन रहा हूँ। सबसे पहली बात है उसकी आंतरिक स्थिरता। बाहरी हमलों के बावजूद ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सत्ता पर पूरा और बेहद मजबूत नियंत्रण है। एक मिनट, मतलब जब देश पर बाहर से इतना खतरा मंडरा रहा हो तो अंदरूनी विरोध दब जाता है। बिल्कुल। जो आंतरिक विरोध या प्रदर्शन कभी कभी सुलगते थे, वो इस बाहरी खतरे के साये में मतलब लगभग शांत हो चुके हैं। ओह, तो लोग सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, जब एक देश को बाहरी दुश्मन का सीधा खतरा होता है तो सत्ता और सेना का आंतरिक ढांचा अक्सर और भी कड़ा हो जाता है। समझ गया। लेकिन जो इस इमारत की असली नींव है जिसका मैंने जिक्र किया था, क्या वो सिर्फ राजनीति है? नहीं, वो राजनीतिक नहीं बल्कि भौगोलिक है। भौगोलिक? मतलब भूगोल से जुड़ा हुआ? हाँ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना प्रभावी नियंत्रण बना रखा है। हॉर्मुज, मैंने इसके बारे में सुना है। देखिए, इसे सिर्फ एक आम समुद्री रास्ता समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दुनिया की वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा संभालता है। 20%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और यही ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है।
एक मिनट रुके, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नेवी है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां घूमते रहते हैं। सही कहा। तो फिर ईरान का इस रास्ते पर प्रभावी नियंत्रण कैसे हो सकता है? अमेरिका अपनी नेवी से उस रास्ते को खुला क्यों नहीं रख सकता? ये इतना सीधा नहीं है। असल में पेंच यहीं फंसा है। अच्छा, क्या पेच है? होर्मुज जलडमरू मध्य बहुत ही संकरा रास्ता है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर ये सिर्फ 21 मील चौड़ा है। सिर्फ 21 मील? हाँ, और जहाजों के आने जाने का जो मुख्य शिपिंग लेन है वो तो सिर्फ 2 मील चौड़ा है। ओ बाप रे, ये तो बहुत ही कम है। अब सोचिए, ईरान को वहां कोई बड़ी नेवी उतारने की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं? ईरान अगर इस संकरे रास्ते में सिर्फ कुछ समुद्री बारूदी सुरंगें, जिन्हें हम नेवल माइंस कहते हैं, बिछा दे या किनारे से एंटीशिप मिसाइलें तैनात कर दे तो क्या होगा? हाँ, तो कोई भी कमर्शियल जहाज वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल। जैसे ही वहां से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा मंडराएगा, शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात आसमान छूने लगेगा। ओहो, मतलब अगर वहां कोई असल युद्ध न भी हो, सिर्फ खतरे की सुगबुगाहट हो, तो भी सप्लाई चेन फ्रीज हो जाएगी। सही पकड़ा आपने। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे दुगने हो सकते हैं। ये तो डरावना है ना? आप ईरान पर कितने भी मिसाइल दाग लें, लेकिन अगर उसने इस जलडमरू मध्य में जरा सी भी हलचल पैदा कर दी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और अमेरिकी नेवी कुछ नहीं कर पाएगी? देखिए, अमेरिका की नेवी वहां गश्त कर सकती है, लेकिन वो हर एक कमर्शियल ऑयल टैंकर को गारंटेड सुरक्षा नहीं दे सकती। ये तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब आप एक देश को सैन्य रूप से हराने जा रहे हैं, लेकिन उस देश ने दुनिया की अर्थव्यवस्था की मुख्य नस पर अपना पैर रखा हुआ है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब आपके पास खोने के लिए अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन सामने वाले का बहुत कुछ दांव पर लगा हो, तो शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन सिर्फ हुर्मुज पर नियंत्रण से तो पूरी कहानी नहीं बनती है ना? हाँ, और भी कई फैक्टर्स हैं। क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर लगातार सैन्य दबाव बना रहे हैं, तो ईरान उन्हें जमीन और हवा में कैसे उलझा रहा है? लेख के अनुसार ईरान सीधे आमने सामने की जंग नहीं लड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? छिपकर वार कर रहा है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो रणनीतिक भाषा में इसे असिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध कहा जाता है। असिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान जानता है कि अगर वो अमेरिका के साथ एक पारंपरिक युद्ध लड़ता है, मतलब फाइटर जेट्स के सामने फाइटर जेट्स और टैंक के सामने टैंक, तो वो बुरी तरह हार जाएगा। तो इसलिए उसने खेल के नियम ही बदल दिए। बिल्कुल सही, उसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया है। और ये नियम उसने बदले हैं अपने प्रॉक्सी नेटवर्क और सस्ते हथियारों के जरिए। सही कहा ना? हाँ, एकदम सही। मैंने लेख में पढ़ा था, इसमें हूती और हिजबुल्लाह का काफी जिक्र है, लेकिन इसे हम आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, इसे आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह समझ सकते हैं। बिजनेस वाली फ्रेंचाइजी? हाँ, कुछ वैसा ही। ईरान खुद मैदान में नहीं उतरता, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी लोकल फ्रेंचाइजी खोल रखी हैं। ओह, मैं समझ रहा हूँ। जैसे यमन में? हाँ, यमन में हूती विद्रोही हैं जो लाल सागर या रेड सी में विदेशी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और इराक में भी तो उनका प्रभाव है। बिल्कुल, इराक में ईरान समर्थित शिया समूह है जो वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लगातार दबाव बनाते हैं। और लेबनान में हिजबुल्लाह? हाँ, लेबनान में हिजबुल्लाह है। हालांकि उसे भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो खुद को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में फिर से खड़ा कर रहा है। तो ईरान अपनी जमीन से नहीं लड़ रहा, उसने दूसरों के आंगनों में मोर्चे खोल दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ हथियारों के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ वॉरफेयर का एंगल सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। हाँ, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब एक तरफ अमेरिका की करोड़ों डॉलर की मिसाइलें हैं और दूसरी तरफ ईरान के कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन। सही कहा। मैं सोच रहा था, मान लीजिए ईरान एक सस्ता ड्रोन उड़ाता है जिसकी कीमत मुश्किल से 20-30 हजार डॉलर होगी। ज्यादा से ज्यादा। अब उस ड्रोन को हवा में गिराने के लिए अमेरिका या इजराइल को जो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करनी पड़ती है, उसकी कीमत तो लाखों बल्कि कई बार करोड़ों डॉलर होती है। बिल्कुल होती है। तो क्या ये एक तरह से अमेरिका को आर्थिक रूप से थकाने की साजिश नहीं है? ये पूरी तरह से अर्थशास्त्र की ही लड़ाई है। असिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब मूल सिद्धांत ही यही है कि दुश्मन के लिए युद्ध लड़ने की कीमत को इतना बढ़ा दो कि वो खुद ही पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। लेकिन यहां मैं फिर एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। ट्रंप के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है,
अगर ये ड्रोन इतने ही बड़े सिरदर्द हैं तो अमेरिका सीधे उन ड्रोन फैक्ट्रियों पर बम क्यों नहीं गिरा देता? बात खत्म। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा ईरान की मुख्य भूमि पर सीधा हमला करना। और उससे क्या होगा? और जैसे ही आप वो करते हैं, आप एक फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। और यहीं पर दर्द सहने की क्षमता या एंड्योरिंग पेन का कॉन्सेप्ट आता है। दर्द सहने की क्षमता मतलब कौन कितना नुकसान उठा सकता है? एग्जैक्टली। ईरान दशकों से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और मुश्किलों का आदी हो चुका है। उनकी जनता ने बहुत दर्द सहा है। ये बात तो है। लेकिन क्या अमेरिका या इजराइल एक लंबे खिंचने वाले युद्ध का दर्द सहने के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। पश्चिमी देश हमेशा तेज, निर्णायक और हाई-टेक जीत के आदी रहे हैं। हाँ, वो टीवी पर अच्छी लगने वाली जीत चाहते हैं। सही कहा। वे एक ऐसे दलदल में नहीं फंसना चाहते जहां सालों तक उनके सैनिक मारे जाएं और खजाना खाली होता रहे। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये तो हमें सीधा इस बात पर ले आता है कि इस पूरे तनाव का अमेरिका और इजराइल पर असल असर क्या पड़ रहा है। हाँ, इसका असर बहुत गहरा हो रहा है। अगर हम द इकोनॉमिस्ट के उस विश्लेषण को देखें जिसका जिक्र इस ओपिनियन पीस में किया गया है, तो हालात ट्रंप के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहे हैं। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि अमेरिका की घरेलू राजनीति इस वक्त युद्ध के बिल्कुल हक में नहीं है। द इकोनॉमिस्ट साफ तौर पर बताता है कि ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें इस पूरी लड़ाई में अब तक कोई बड़ी जीत नहीं मिली है। और चुनाव जीतने के बाद उन्हें कुछ तो दिखाना होगा। बिल्कुल। सोचिए, अगर ये युद्ध लंबा खींचता है, हुर्मुस में तनाव के कारण दुनिया भर में पेट्रोल के दाम उछलते हैं और घबराहट में अमेरिकी शेयर बाजार नीचे गिरता है, हाँ, तो वहां की जनता किसे जिम्मेदार ठहराएगी? सीधा दोष ट्रंप प्रशासन पर आएगा। ये तो पक्का है। इसके अलावा लेख में यह भी बताया गया है कि अमेरिका का युवा वर्ग इजराइल के मौजूदा कड़े रुख के अंग काफी खिलाफ है। तो राजनीतिक कीमत जितनी बढ़ेगी, ट्रंप के लिए अपने ही देश में फैसले लेना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। बिल्कुल, उनके हाथ बंधने लगेंगे। और मुझे लगता है कि इजराइल की स्थिति भी तो अब वैसी नहीं रही जैसी कुछ समय पहले तक मानी जाती थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब दशकों से इजराइल की पहचान उसकी अभेद्य सुरक्षा से होती थी। उनका आयरन डोम और उनका खुफिया तंत्र दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था। माना जाता था। लेकिन लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इजराइल अब पहले जैसा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हाँ, और ये इजराइल के लिए सिर्फ एक सैन्य नुकसान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार है। मनोवैज्ञानिक हार मतलब उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है। बिल्कुल, उनका ये भ्रम टूट चुका है कि कोई उन्हें छू नहीं सकता। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के एयर स्पेस को भेदा है। हाँ, हमने वो तस्वीरें देखी थी। ये इस बात का सबूत है कि इजराइल की सुरक्षा शील्ड को पार किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डर है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के हाथ बांधे हुए है। वो क्या है? और वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलें। मतलब अगर मान लीजिए किसी तरह अमेरिकी दबाव या हमले से ईरान में शासन गिर भी जाता है, तो क्या वो और भी खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा डर है। अच्छा, अगर शासन गिरता है तो वहां मौजूद हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें किसके हाथ लगेंगी? वहां अराजकता फैल सकती है। हाँ, क्या वे मिसाइलें और भी ज्यादा कट्टरपंथी या आतंकी समूहों के हाथ में नहीं चली जाएंगी? ये तो सच में डरावना है। ये एक ऐसा बुरा सपना है जो अमेरिका को कोई भी निर्णायक कदम उठाने से रोकता है। इसे तो मतलब एक क्लासिक कैच-20 सिचुएशन कह सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा चक्रव्यूह जहां आप आगे बढ़ें तो कुआं है और पीछे हटें तो खाई है। एकदम सही एनालॉजी है। अगर हम ट्रंप के नजरिए से देखें तो उनके विकल्प क्या हैं? लेख बताता है कि ट्रंप के पास रास्ते बहुत सीमित है। बहुत ही कम रास्ते बचे हैं उनके पास। अगर वह ईरान के तेल या रणनीतिक ढांचों पर हमला करते हैं तो जैसा कि हमने अभी बात की, ईरान आसानी से अपनी मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला जारी रख सकता है। और अगर ट्रंप दूसरा रास्ता चुनते हैं, यानी कूटनीति और बातचीत का, तो वहां भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। हाँ, और बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है भरोसे की कमी। भरोसे की कमी। लेख में इस बात का खास जिक्र है कि अमेरिका ने पहले बातचीत की आड़ में ही ईरान पर कुछ हमले किए थे। तो उन्होंने धोखा दिया था? कह सकते हैं। अब कूटनीति का पहला नियम है भरोसा। जब कोई देश आप पर बातचीत का झांसा देकर हमला करे तो आप दोबारा उस पर कैसे यकीन करेंगे? पर ध्यान
कम जाता है। आप खाड़ी देशों की बात कर रहे हैं? हाँ, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश जो पारंपरिक रूप से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। मुझे इस लेख का ये हिस्सा सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण या कहूं तो आयरनिक लगा। क्यों? मतलब दशकों से एक खाड़ी देश अमेरिका से कहते आ रहे थे कि ईरान पर सख्ती करो, ईरान को रोको। हाँ, वो हमेशा ऐसा चाहते थे। लेकिन अब जब अमेरिका सच में युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो यही खाड़ी देश डरे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहली कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। अच्छा, उन्हें क्या नुकसान होगा? इस विडंबना को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में सऊदी अरब या यूएई की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहती। हाँ, वो तो टूरिज्म बढ़ा रहे हैं। नाजुक कैसे? उन्हें डर है कि एक घायल और निडर ईरान सबसे पहले उन्हीं पर वार करेगा। ओह, तो ईरान उन पर हमला कर सकता है? सोचिए, अगर ईरान की सिर्फ एक मिसाइल दुबई के किसी मॉल या सऊदी की किसी बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर गिरती है तो क्या होगा? अरे बाप रे! उनका सालों का बनाया हुआ सुरक्षित स्वर्ग होने का नैरेटिव पल भर में टूट जाएगा। कोई विदेशी इन्वेस्टर वहां नहीं जाएगा। मतलब उनके शीशे के महल पत्तों की तरह ढह सकते हैं? बिल्कुल। इसीलिए ये देश अब एक अजीब दुविधा में है। कैसी दुविधा? सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिकी सेना उनकी सुरक्षा के लिए वहीं रहे, लेकिन साथ ही इन खाड़ी देशों ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उनकी जमीन या उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल न किया जाए। मतलब सेना रखो लेकिन युद्ध मत करो। हाँ, उनकी अर्थव्यवस्थाएं शांति पर टिकी हैं और वे किसी भी हाल में इस आग को अपने घर तक नहीं पहुंचने देना चाहते। तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है कि ट्रंप आखिर करें क्या? ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। उनके हाथ तो हर तरफ से बंधे हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ सहयोगी देश डरे हुए हैं, दूसरी तरफ ईरान हॉर्मूज की चाबी लेकर बैठा है और तीसरी तरफ अमेरिकी जनता युद्ध नहीं चाहती। देखिए, ट्रंप को अब एक बहुत ही मुश्किल और कड़वा घूंट पीना होगा। क्या करना होगा उन्हें? उन्हें कूटनीतिक रास्ता ही अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहले पूर्ण युद्ध विराम के लिए इजराइल पर भारी दबाव डालना शामिल है। उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हॉर्मूज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से खुला रखना होगा। और परमाणु कार्यक्रम का क्या? वही तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए फिर से बातचीत के मेज पर लाना। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो डील अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने वाली है। सही कहा आपने। युद्ध या इस भारी तनाव के शुरू होने से पहले ईरान शायद जिस समझौते के लिए राजी हो जाता, अब वो उससे कई बड़ी कीमत मांगेगा। क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल। आज ईरान ये जानता है कि वो एक मजबूत स्थिति में है। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो हमले सह भी सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर पलटवार भी कर सकता है। इसलिए अब कोई भी नया समझौता अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। यही कारण है कि इस वक्त इस पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य में भारी सैन्य नुकसान उठाने के बावजूद ईरान को बेहतर स्थिति में माना जा रहा है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन जटिल निष्कर्ष पर ले जाती है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस पूरे ओपिनियन पीस और आज की हमारी बातचीत का सार निकालें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। लगातार सैन्य ठिकानों की तबाही और अपने शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बावजूद ईरान ने एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसे हथियारों के जोर पर भेदना लगभग असंभव है। सही कहा। हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर उनका नियंत्रण, पूरे मिडिल ईस्ट में फैले उनके प्रॉक्सी नेटवर्क का फ्रेंचाइजी मॉडल और एक ऐसी आंतरिक स्थिरता जो बाहरी दबाव में और भी ठोस हो गई है। इन सब ने मिलकर अमेरिका की विशाल सैन्य ताकत और कूटनीति दोनों को बुरी तरह उलझा के रख दिया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे लागत के इस खेल में कुछ $1000 के ड्रोन्स ने करोड़ों की मिसाइलों को थका दिया है। हाँ, और कैसे इजराइल का अभेद्य होने का बरसों पुराना भ्रम टूट गया है। और खाड़ी देश, वो तो अपने ही बनाए शीशे के महलों में एक अनजाने खौफ के साए में जी रहे हैं। सही बात है। अमेरिका, जो कभी इस क्षेत्र का अकेला बॉस हुआ करता था, आज उसके राष्ट्रपति को अच्छे और बुरे विकल्पों में से नहीं बल्कि बुरे और कम बुरे विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। ये पूरी स्थिति इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि आधुनिक विश्व में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर या आसमान में नहीं लड़े जाते। तो कहाँ लड़े जाते हैं? वे अर्थशास्त्र की किताबों में, सप्लाई चेन के चोक पॉइंट्स पर और मनोवैज्ञानिक दबाव के मोर्चों पर लड़े जाते हैं। अमेरिका और इजराइल की सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता अपनी जगह है, लेकिन जब बात दर्द सहने की क्षमता की आती है
तो पारंपरिक हथियारों की ताकत धरी की धरी रह जाती है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और यहीं पर हम अपनी आज की इस चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात तो है। जरा सोचिए, अगर आज के दौर में हॉर्मुज़ जैसे एक छोटे से समुद्री रास्ते पर नियंत्रण रखकर और कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मेरा मतलब है कोई भी देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को घुटनों पर ला सकता है, उन्हें एक ऐसे युद्ध में उलझा सकता है जिसे वो जीत नहीं सकते, तो क्या आने वाले भविष्य में सुपर पावर या महाशक्ति की परिभाषा ही पूरी तरह से बदलने वाली है? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या वो दिन दूर नहीं जब हजारों आधुनिक फाइटर जेट्स और अरबों डॉलर के बजट वाली विशाल सेनाएं बिल्कुल अप्रचलित हो जाएंगी? और उनकी जगह दुनिया पर वो देश राज करेंगे जो वैश्विक सप्लाई चेन की नब्ज दबाना जानते हों। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इसी में भविष्य के युद्धों और शक्ति संतुलन का जवाब छिपा है। बिल्कुल। तो आप सभी का इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहें, नए दृष्टिकोण तलाशते रहें और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए विदा।